हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन कक्षाओं में बहुत बहुत स्वागत है। आज कक्षा 9 के विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स पढ़ रहे हैं और इसमें लेसन नंबर 2 चल रहा है, भारत का संविधान या संविधान का निर्माण। तो ये चैप्टर हम लोग इस समय देख रहे हैं और इसमें से हम लोगों ने काफी चीजें संविधान के बारे में, संविधान का निर्माण कैसे हुआ और प्रस्तावना में क्या क्या चीजें हैं, मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। आज हम लोग जो है वो हम अपने ही चैप्टर के इस सेकेंड लेसन का जो है कुछ लघु के क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो है वो पहला जो क्वेश्चन निकल कर आता है कि संविधान से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जान लें, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि संविधान उन सिद्धांतों तथा नियमों का एक समूह होता है जिनके अनुसार शासन चलाया जाता है। यानी प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे सिद्धांत तथा नियम निश्चित किए जाते हैं जिसके अनुसार शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। देश की सरकार उसी नियमों, उसी कानूनों के अनुसार देश का संचालन करे, ऐसी व्यवस्था जो है संविधान के अंतर्गत की गई है। संविधान जो है वो कानून का एक लिखित रूप है, कानून का संग्रह है, एक लिखित दस्तावेज जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो संविधान है। और उस संविधान में नियम, कानून, सिद्धांत, ये सारी चीजें जो है वर्णित है, लिखित है और उसी के अनुसार देश की सरकारें जो है वो देश की जो व्यवस्था है उसका संचालन करती हैं। तो इस तरीके से जो सरकार है, शासन है, उनके अंगों में, उनके विभिन्न संगठनों में जो है उनके कामकाज को लेकर के सारी चीजें जो है वो संविधान में वर्णित है। नागरिकों और राज्यों के बीच जो है उनके अंतर संबंध किस तरह से होने चाहिए, किस तरीके से राज्यों के अधिकार कार्य क्या है, उनको सही ढंग से राम राज्य स्थापित करने के लिए कौन कौन से नियम कानून जो है वो दिए गए हैं, वो सब संविधान के अंतर्गत ही आते हैं। नागरिकों के कौन कौन से कर्तव्य हैं, अधिकार हैं, ये सारी चीजें जो है वो संविधान के अंतर्गत जो है सारी चीजें हैं। तो इन नियमों के समूह को ही हम संविधान कहते हैं। जो नियम कानून जो वर्णित है वही जो है संविधान है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो मैंने एक बार पिछले वीडियो में बताया था कि गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाया जाता है, क्यों हम मनाते हैं। जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, उस संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, उसके पीछे एक ऐतिहासिक महत्व है, एक ऐतिहासिक घटना है। और वो घटना है 1929 की, जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पे हुआ था। उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और वहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज, तो ये सारी चीजें जो है वहां पर लाहौर में की गई थी। और 26 जनवरी 1930 को, यानी दिसंबर और जनवरी जो है 1930 में ये सारी चीजें की गई थी। 26 जनवरी को जो है वहां पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, स्वराज दिवस मनाया गया, तिरंगा झंडा फहराया गया। और उसके बाद से ये जो है एक प्रचलन में आ गया कि प्रति वर्ष जो है वो 26 जनवरी को ये सारी चीजें होती थी, उत्सव मनाया जाता था, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, स्वराज दिवस। तो इसी व्यवस्था को आगे जारी रखने के लिए, चूंकि संविधान बनने से पहले हमें आजादी मिल गई थी, ठीक ना, तो हम स्वतंत्रता दिवस तो मना नहीं सकते जो हम मनाते चले आ रहे हैं। तो अब 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व का सफाया न हो जाए, वो खत्म न हो जाए, इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया कि जो 1930 से जो प्रथा, जो प्रचलन समाज में जारी है वो आगे भी जारी रहे। तो कुछ ऐसी ऐतिहासिक चीजों को करते हैं जिससे कि व्यवस्था वैसे ही सुचारू रूप से चले। इसलिए भारतीय विधिवेत्ताओं ने भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया, जबकि ये बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। तो इसी क्रम को 1930 में जो लाहौर में जो
उत्सव मनाया गया था, जो स्वराज दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसी के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। ओके स्टूडेंट, आगे हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना में कुछ चीजें जो वर्णित है, जैसे पहली चीज तो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, और क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कैसे आप ये चीजें कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो हम यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि जो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जो है वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत धर्म या पंथ के आधार पर किसी को विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं। ऐसा नहीं है, भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि यदि ब्राह्मण है तो उसको ज्यादा जो है अधिकार दिए जाए, जो निम्न जाति का उसको अधिकार कम दिए जाए, इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। सभी जातियों को, सभी धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं उन सबको जो है वो बराबरी का, समानता का जो है वो व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। धर्म के मामले में जो है उसके साथ किसी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत भी इसी प्रकार का पंथ निरपेक्ष राज्य है और इससे धर्म या मतों के नाते किसी विशेष जनसमूह को किसी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। सभी को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान की गई है। कोई व्यक्ति इच्छानुसार किसी भी समय पंथ बदल सकता है, दूसरे पंथ में जा सकता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में स्वतंत्र रूप से जा सकता है, बनवा सकता है, पूजा पाठ कर सकता है। ये सारी चीजें जो है वो भारतीय संविधान में है। चाहे वो जिस धर्म जाति का मानने वाला व्यक्ति हो, नौकरी में भी उसे जो है समानता दी गई है और पंथ या धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान में वर्णित है। आगे हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य से आशय है कि देश का शासन जनता के लिए, जनता द्वारा हो। ये जो है लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन व्यवस्था है। ये व्यवस्था जो है लोकतंत्र की महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसमें देखेंगे इस प्रकार शासन सत्ता जनता में निहित होती है। निर्वाचन के आधार पर जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को देश की सत्ता 5 वर्षों के लिए देती है, प्रदान करती है तथा जनप्रतिनिधि जो होते हैं अपने समस्त कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। गणराज्य से आशय यह है कि वंश परंपरा के आधार पर कोई राजा या सम्राट नहीं होगा भारत में, बल्कि यहाँ पर जो शासक होगा वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचित होगा। ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों, सांसदों और विधायकों द्वारा किया जाता है भारत का शासन। तो ये सारी चीजें जो है वो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से हम लोग आज लघु के 4 क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।